इस वीडियो में है क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर की दो वीडियोस होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट यानी कि कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और जो पार्ट 2 होगा उसमें बुक के क्वेश्चन आंसर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो इन दोनों पार्ट्स के लिंक आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। प्योर वर्ड को समझते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। प्योर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो इसमें हमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस। प्योर का मतलब है कि सब्सटेंस में कोई भी मिक्सिंग ना की गई हो किसी भी दूसरे सब्सटेंस की। इसके अलावा भी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसा सेकंड पॉइंट में दिया है, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो एक ही तरह के एलिमेंट्स से बना होगा। प्योर का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा 24 कैरेट गोल्ड। ये सिर्फ गोल्ड के एलिमेंट्स से ही बना होता है, इसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स ही होते हैं। सो ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर मैटर होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे प्योर वर्ड को मेंशन किया होता है, जैसे मिल्क पैकेट्स पर लिखा होता है प्योर मिल्क, लेकिन क्या ये सच में प्योर होता है? मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। सो जो भी ये प्योर वर्ड मिल्क के पैकेट्स पर मेंशन किया होता है, इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये प्योर नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग ये प्योर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वाटर बॉटल्स जो होती हैं उन पे लिखा होता है प्योर वाटर, लेकिन क्या वो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग प्योर होता है? इन बोटल्स के अंदर वाटर होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें मिक्स की गई होती हैं। सो बोतल के अंदर जो वाटर है उसमें कई सारे सब्सटेंसेस मिक्स किए गए होते हैं, तो वो भी प्योर नहीं होता है इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह से हम सुबह सुबह घूमने जाते हैं, कहते हैं कि प्योर एयर मिलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एयर जो है उसमें कई सारी गैसेज मिक्स होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, और भी गैसेज होती हैं एयर में, यानी कि एयर भी प्योर नहीं होगा इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पर देखा हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है उसमें कुछ तो प्योर है और कुछ ऐसे मैटर भी हैं जो प्योर नहीं है इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। अगर ये प्योर नहीं है तो इनको क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं ये समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर है मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन में दिया है इट कंस्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंसेज इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर कंस्टिट्यूट होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज का किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज को इकट्ठा कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो बनेगा मिक्सचर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पर है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। एयर मिक्सचर होता है, पीछे वाले पेज पर भी हमने ये समझा था, एयर मिक्सचर होता है कई सारी गैसेस का। एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, मीथेन होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। सो एयर मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के बाद यहां पर हमें दिया है मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस पेज पर होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। सो यहां पर होमोजीनियस मिक्सचर में हमें ये डेफिनेशन दी है, दीज मिक्सचर्स हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेज, इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जो भी सब्सटेंसेस उसमें मिक्स किए गए होते हैं उनकी कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं सेपरेशन की, यानी कि उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस हमें दिखाई नहीं देते हैं, और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। जो भी ये डेफिनेशन है इसको अच्छी तरह से समझेंगे यहाँ पर फिगर से। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं उससे पहले। सो एग्जाम्पल में है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर और लेमनेड। शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो भी होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। चलो अब समझ लेते हैं जो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सो यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वाटर, हमने पानी इसमें डाल दिया।
अब पानी डालने के बाद इसमें 2 चम्मच हमने डाल दी है शुगर। शुगर इसको पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया है इस वाटर में। जब शुगर इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी तो ये बनेगा एक मिक्सचर वाटर और शुगर का। अब आप देखो, जब इसमें पूरी तरह से शुगर मिक्स हो जाएगी, क्या शुगर को हम अलग से देख सकते हैं? शुगर और वाटर को हम अलग से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यानी कि शुगर और वाटर की जो भी विजिबल बाउंड्रीज, सेपरेशन की विजिबल बाउंड्रीज हैं, वो अलग अलग नहीं हैं, हम उनको नहीं देख सकते। यानी कि नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जो भी सब्सटेंसेज हैं वो अलग अलग इसमें नहीं दिखाई देंगे। और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है। शुगर इसमें पूरी तरह से मिक्स होने के बाद जितनी शुगर की क्वांटिटी हमें, जितनी शुगर की टेस्ट हमें ऊपर की वाटर में मिलेगा, उतना ही टेस्ट हमें नीचे के वाटर में मिलेगा। यानी कि शुगर के पार्टिकल्स हर जगह पर इस वाटर में एक जैसे हैं। इसी टर्म को कहा जाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चाहे हम इसमें ऊपर से पानी चेक करें, चाहे हम इसमें नीचे से पानी चेक करें, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं जितने ऊपर वाले पानी में होंगे उतने ही नीचे वाले पानी में होंगे। सो होमोजीनियस इस टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें जो भी सब्सटेंसेस मिक्स किए गए हैं उनकी कोई भी सेपरेशन की विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। मिक्सचर का सेकंड टाइप होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें दिया है दीज मिक्सचर्स हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेज, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके सब्सटेंसेज जो भी उसमें मिक्स किए गए होते हैं उनकी विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि हर एक सब्सटेंसेज को हम अलग अलग देख सकते हैं। इसके साथ ही ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। इस डेफिनेशन को और अच्छी तरह से समझेंगे उससे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल में होगा यहाँ पर चॉक इन वाटर। चॉक का मतलब है चॉक पाउडर। ब्लैक बोर्ड पर जिस चॉक से लिखा जाता है उस चॉक के पाउडर को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बिल्कुल इसी तरह से सैंड इन वाटर, सैंड यानी कि मिट्टी को पानी में मिक्स कर दिया जाए तो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ये एग्जाम्पल हो गए हैं इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। चलो अब एक एग्जाम्पल से, अच्छे से एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया, इसके अंदर वाटर ऐड किया और इसके साथ साथ इसमें 1 चम्मच हमने मिट्टी ऐड कर दी। थोड़ी सी मिट्टी इसमें हमने ऐड कर दी, सैंड ऐड कर दी और इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो सैंड है, मिट्टी है, उसके ज्यादातर पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी कि इसमें ऊपर की ओर हम पानी देख सकते हैं और नीचे की तरफ सैंड को हम अलग से देख सकते हैं। जो भी सब्सटेंसेज इसमें मिक्स किए गए होते हैं उनकी विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि सैंड इसमें हमें अलग से दिखाई देगी और वाटर हमें इसमें अलग से दिखाई देगा। इसके साथ ही गाइज ये भी देख सकते हो कि सैंड की क्वांटिटी नीचे की तरफ ज़्यादा होगी और ऊपर का जो पानी है इसमें कम क्वांटिटी में होगा। कम पार्टिकल्स होंगे सैंड के ऊपर वाले पानी में और ज़्यादातर सैंड इसमें नीचे की तरफ सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर ये सैंड नीचे की तरफ सेटल हो गई है। यानी कि जो भी ये मिक्सचर तैयार हुआ है ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है। सो इस तरह का कोई भी मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस की विजिबल बाउंड्रीज हों और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो तो उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर और उसके टाइप्स को समझने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सो सॉल्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में दिया है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेज के होमोजीनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है शुगर सॉल्यूशन और सोल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन बनता है शुगर और वाटर के मिक्सचर से और सोल्ट सॉल्यूशन बनता है सोल्ट और वाटर के होमोजीनियस मिक्सचर से। सो इस तरह के सब्सटेंसेज का जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसी को कहा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें आगे यहाँ पर पॉइंट दिया है सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस डिसॉल्व। वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व किया गया है, जिसको घोला गया है, उसको हम कहेंगे सोल्यूट। और सोलवेंट क्या होगा, सब्सटेंस इन विच डिसॉल्व। जिस सब्सटेंस में घोला गया है उसको कहा जाएगा सोलवेंट। एक एग्जाम्पल से इन दोनों को समझते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट को। सो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन। और शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर और वाटर के होमोजीनियस मिक्सचर से। सो शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास इस ग्लास में है।
अब हमें बताना है जो भी इस ग्लास के अंदर शुगर और वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन है, इन दोनों कंपोनेंट्स में से सोल्यूट और सोलवेंट कौन सा है। देखो गाइज, जिस सब्सटेंस को डिसोल्व किया गया है उसको कहेंगे सोल्यूट। शुगर और वाटर में से किसको डिसोल्व किया गया है, किसको घोला गया है, शुगर को, तो सोल्यूट हो जाएगा हमारा गाइज शुगर। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें घोला गया है उसे कहा जाएगा सोलवेंट। सो शुगर को किस में घोला गया है, वाटर में, तो सोलवेंट हो जाएगा हमारा यहां पर वाटर। फिर से बता देता हूं, सोल्यूट हमारा वो सब्सटेंस होता है जिसे डिसोल्व किया गया होता है, जिसे घोला गया होता है, जैसे इस वाले में है शुगर। बिल्कुल इसी तरह से सोलवेंट हमारा वो सब्सटेंस होता है जिसमें घोला गया है, जैसे कि वाटर में शुगर को घोला गया है तो वाटर यहां पर सोलवेंट होगा। सोल्यूट और सोलवेंट को पहचानने का एक और तरीका यह है कि जो कम क्वांटिटी में है उसको सोल्यूट कहा जाएगा और जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सोलवेंट कहा जाएगा। जो ये शुगर सॉल्यूशन तैयार हुआ है इसमें शुगर और वाटर है, कम क्वांटिटी में क्या है शुगर, तो ये सोल्यूट हो जाएगा गाइज, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वाटर, ये सोलवेंट हो जाएगा। सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे और अच्छी तरह से हमें सोल्यूट और सोलवेंट क्लियर होगा गाइज। सो यहां पर है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हम सोल्यूट और सोलवेंट को और अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर और वाटर का होमोजीनियस मिक्सचर जिसे शुगर सॉल्यूशन कहा जाता है, इसका एग्जांपल हम पीछे वाले पेज पर भी ले चुके हैं। सो शुगर सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, शुगर जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और सोलवेंट होता है वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। सो शुगर को वाटर में मिक्स करके तैयार होता है शुगर सॉल्यूशन। इसके नेक्स्ट पॉइंट में समझो गाइज, यहां पर है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स किया जाता है तो बनता है गाइज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में। सो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में सोल्यूट होता है आयोडीन जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और सोलवेंट होता है एल्कोहल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स किया जाता है तो बन जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ध्यान रखना है सोल्यूट यहां पर आयोडीन है और सोलवेंट यहां पर एल्कोहल है। इसे नेक्स्ट पॉइंट में है गाइज एरेटेड ड्रिंक्स, जिसे सोडा वाटर भी कहा जाता है। और ये बनता कैसे है, सोडा वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। सो सोडा वाटर में जो हमारा सोल्यूट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि गैस की स्टेट में होती है, और सोलवेंट होता है वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है वाटर में तो बनता है सोडा वाटर, जिसे एरेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। जो भी हमारी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, इन सभी में ये गैस मिक्स की गई होती है गाइज। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कौन सी गैस मिक्स की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सॉल्यूशन का इससे नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर है एयर, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब आप कहोगे कि एयर में और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। गाइस आपको पता होना चाहिए कि एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो गैसेज हैं वो मेनली दो ही होती हैं, नाइट्रोजन जो कि 78% होती है और ऑक्सीजन जो कि 21% होती है। अगर एयर में हमें ये पहचानना है कि सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है तो बिल्कुल इजी है। देखो जो ज़्यादा क्वांटिटी में है 78% नाइट्रोजन है तो ज़्यादा क्वांटिटी वाले को कहा जाता है सोलवेंट। सो सोलवेंट हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन, और जब कम क्वांटिटी में है ऑक्सीजन है जो कि 21% तो इसे कहा जाएगा सोल्यूट। सो यहां पर हमने सॉल्यूशन के कुछ और एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया सोल्यूट और सोलवेंट को। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। सो यहां पर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के गुण। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट। सो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में उनका साइज बहुत छोटा होता है। अगर यहां पर साइज की बात कर रहे हैं तो साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर को मीटर में हमें चेंज करके लिखना है तो ये भी हम लिख सकते हैं, मीटर में चेंज करने पर होगा 10⁻⁹ -9 मीटर।
सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनका साइज 10⁻⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो भी सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है। नेक्ड आइज का मतलब होगा विदाउट एनी गैजेट और विदाउट एनी इक्विपमेंट्स जो भी सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको नहीं देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे इस ग्लास में शुगर सॉल्यूशन है, शुगर इसमें सोल्यूट होगा, तो जो भी शुगर के पार्टिकल्स होंगे उनको हम नहीं देख सकते हैं अपनी आईज से। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। मान लीजिए हमारा ये सॉल्यूशन है इस ग्लास में और यहाँ पर ये टॉर्च है। जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो एक लाइट बीम यहाँ से निकलेगी जो सॉल्यूशन को डायरेक्ट क्रॉस करके चली जाएगी। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए लाइट बीम को वो स्कैटर नहीं कर सकते हैं, लाइट बीम को वो फैला नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइट बीम इसको क्रॉस कर जाएगी गाइज। यानी बिल्कुल सिंपल कहें तो लाइट बीम को सॉल्यूशन के पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते हैं। इसे अगले पॉइंट में है पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर किसी भी लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता है। ये कुछ इस तरह से होगा गाइज। सपोज कीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पर टॉर्च है और इस सॉल्यूशन के राइट हैंड साइड में यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, अब टॉर्च को ऑन किया जाएगा। जैसे ही टॉर्च को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट बीम निकलेगी टॉर्च से, जिसका पाथ इस सॉल्यूशन में हमें दिखाई नहीं देगा। जो भी बीम ऑफ लाइट है वो हमें डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ इस तरह से स्क्रीन पर हमें वो लाइट दिखाई देगी। इस सॉल्यूशन के अंदर उसका कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देगा। ये नहीं पता चलेगा कि किस रास्ते से वो लाइट इस सॉल्यूशन से पास की है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। अब आप कहोगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसे चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखो कि जो भी सॉल्यूशन हमारा है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसके बाद इससे अगले पॉइंट में है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम चाहें इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स या फिर इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग करना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ये शुगर सॉल्यूशन है, इसको हम फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने पर कोई भी पार्टिकल्स इसके अलग अलग नहीं होंगे। जो भी वाटर और शुगर का मिक्सचर है, ये सॉल्यूशन है, ये फिल्टर पेपर को क्रॉस करके चला जाएगा, कोई भी रेजिड्यू नहीं रहेगा फिल्टर पेपर पर। यानी कि इस सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं और पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमें दिया है स्टेबल सॉल्यूशन। जो भी हमारा ये सॉल्यूशन है ये स्टेबल होता है। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार करके हम काफ़ी देर तक इसे रखा रहने देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर इसमें सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी। शुगर इसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहेगी। स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके कंपोनेंट अपने आप से अलग अलग नहीं होंगे। जो भी सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो अपने आप से नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होंगे गाइज। सो यहाँ पर इन पॉइंट्स में हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज यानी कि सॉल्यूशन के गुण, इन सभी चीज़ों को समझा। अब सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सॉल्यूशन में ही आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एग्जाम में भी आएंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दिया है सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, सोल्यूट का अमाउंट कम है, तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लो, सॉल्वेंट में हमारे पास यहाँ पर वाटर है और सोल्यूट में यहाँ पर हमारे पास शुगर है। अगर बहुत कम शुगर इसमें ऐड करके मिक्स कर दी जाए तो ये कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है इसमें। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में दिया है सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है और ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर दिया जाए
जब जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली कंडीशन में हमने सिर्फ 1 चम्मच शुगर इसमें ऐड की और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वाली कंडीशन में हमने इसमें 5 से 6 चम्मच शुगर ऐड करके इसमें पूरी तरह से मिक्स कर दी। तो 5 से 6 चम्मच जब हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया तो ये कहलाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट में दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो हमने इस वाटर में 5 से 6 चम्मच शुगर ऐड करके मिक्स कर दिया, उसके बाद 2-4 चम्मच चीनी और डाल के मिक्स कर दिया। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें और शुगर ऐड करने पर वो मिक्स नहीं होगी। ठीक है, मान लो इसमें 10 चम्मच हम पहले से ही मिक्स कर चुके हैं, 1 चम्मच और डालेंगे तो उसमें कुछ ऐसी शुगर होगी जो इसमें मिक्स नहीं होगी, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि जब इसमें और ज़्यादा शुगर ऐड करने पर वो मिक्स नहीं होगी इसमें किसी एक गिवन टेम्परेचर पर, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसमें पहले से ही इतना सोल्यूट प्रेजेंट है कि और ज़्यादा सोल्यूट इसमें मिक्स नहीं हो सकता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा ये। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें एक पॉइंट भी दिया है, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसका सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि और शुगर भी इसमें हम और सोल्यूट भी इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा सोल्यूट इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होने पर, टेम्परेचर कम होने पर इसमें कम सोल्यूट डिसॉल्व होगा, कम सोल्यूट को हम इसमें घोल पाएंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन पॉइंट बढ़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सैचुरेशन पॉइंट भी कम होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड इन तीनों टर्म्स को समझने के बाद अब नेक्स्ट पेज पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन से रिलेटेड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइज, हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले हमें दिए गए हैं। सबसे पहले है गाइज मास बाय मास परसेंट। हम इसमें सोल्यूट का मास परसेंट फाइंड करते हैं। मास का तो आपको पता ही होगा, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम या फिर ग्राम में। सो सपोज कीजिए क्वेश्चन में हमें मास दिया गया है सॉल्यूशन का और मास दिया गया है सोल्यूट का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके सोल्यूट का मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है। यहां पर फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर हमें सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ग्राम, किलोग्राम या फिर इसी तरह की कुछ यूनिट्स में दिए गए हैं, यानी कि उन दोनों का मास दिया गया है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम सोल्यूट का मास परसेंट फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल इसके सिमिलर सेकंड वाले में है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें हमें मास अपॉन वॉल्यूम रखना है तो हमें सोल्यूट की परसेंटेज मिल जाएगी। सो क्वेश्चन में इस कंडीशन के लिए हमें सॉल्यूशन की तो वॉल्यूम दे रखी होगी और सोल्यूट का हमें मास दे रखा होगा, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करने पर हमें पता चलेगा कि सोल्यूट का परसेंटेज कितना है सॉल्यूशन में। सो सॉल्यूशन और सोल्यूट का मास दिया गया है तो मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूट का मास दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन क्या करेंगे जब हमें सोल्यूट का भी वॉल्यूम दिया गया हो और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दिया गया हो, तो इसका एक और फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, इससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। यानी कि क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा और सोल्यूट का भी वॉल्यूम दिया होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और कर देंगे इनटू में 100। इनटू में 100 करने का मतलब ये होगा, जिसमें भी इनटू में 100 किया गया है इसमें हमें सोल्यूट का परसेंट मिलेगा। सॉल्यूशन में कितने परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, परसेंटेज में हमारा आंसर हमें मिलेगा। इसी थर्ड वाले फॉर्मूले के साथ चैप्टर नंबर 2 में अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, तो हम इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। इन तीनों फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं चैप्टर में, जिसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 वाली वीडियो इस चैप्टर की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 वाली वीडियो भी
ज़रूर देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। सॉल्यूशन का ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब सॉल्यूशन से अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सस्पेंशन। इसकी डेफिनेशन में दिया है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि सस्पेंशन को कुछ देर रखा रहने देंगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पर इस फिगर से। सो इस फिगर में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने वो ऐड किया वाटर जो कि सोलवेंट होगा, और हमने इसमें ऐड कर दिया चॉक पाउडर जो कि सोल्यूट होगा। वाटर और चॉक पाउडर को पूरी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर बाद आप देखोगे जो भी चॉक के पार्टिकल्स हैं वो कुछ तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, और ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे। यानी कि जो भी चॉक के पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिसॉल्व नहीं हुए, वो सस्पेंडेड रहे, यानी कि कुछ देर रेस्ट में रखा रहने देंगे तो इसे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है मडी वाटर। मडी वाटर में गाइस क्या क्या होता है? वाटर होता है, सोइल होती है और सिल्ट होते हैं। मडी वाटर को कुछ देर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जो भी उसमें सोइल और सिल्ट है वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। सो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। बिल्कुल इसी तरह से चॉक इन वाटर यहाँ पर हमने समझा, ये भी एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन का। चॉक की जगह हम पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर चॉक की जगह हम आटा यानी कि फ्लोर भी अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो भी सस्पेंशन ही तैयार होगा। आटा यानी कि फ्लोर को वाटर में मिक्स करेंगे तो भी हमारा सस्पेंशन ही बनेगा। इससे आगे एग्जाम्पल में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सस्पेंशन होता है। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है डॉक्टर के एडवाइस के बाद। एक इंपॉर्टेंट बात गाइज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी मेडिसिन है या कोई भी डोज है वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन का कितना डोज लेना है, कितने टाइम बाद लेना है और किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को ही पता होती है। सो सस्पेंशन में इससे आगे है पेंट्स। पेंट्स में गाइज ऑयल होता है। ऑयल के अंदर सोल्यूट में कुछ बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, कुछ पाउडर टाइप का बाइंडिंग मटेरियल होता है, और उसमें कुछ कलर भी मिक्स किए गए होते हैं। सो जो घरों में हम पेंट करते हैं ये भी एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन का। सो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। इनके बाद दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जैसे सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह से सस्पेंशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट में है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग। सस्पेंशन में जो भी सोल्यूट है इसके पार्टिकल्स बिग यानी कि बड़े होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अगर सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज की बात की जाए तो ये मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं गाइस, जो कि सॉल्यूशन से काफ़ी बड़े हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। आप इसमें जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स हैं उनको इजीली देख सकते हो विदाउट एनी गैजेट और विदाउट एनी इक्विपमेंट। सो जो भी सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। इसे नेक्स्ट पॉइंट में है पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर सस्पेंशन से कोई बीम ऑफ लाइट क्रॉस करेगी तो जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, चॉक के जो भी पार्टिकल्स होंगे या फिर इसमें जो भी सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कि बीम ऑफ लाइट को वो चारों दिशाओं में फैला देंगे। इसे नेक्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन। जो भी इस सस्पेंशन से लाइट बीम पास करेगी उसका पाथ यानी कि रास्ता हमें दिखाई देगा इजीली। मान लो हमारी इस तरफ ये टॉर्च है, टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट सस्पेंशन के थ्रू जाती है, तो जो भी रास्ता होगा वो हमें दिखाई देगा किस पाथ पर लाइट इसको क्रॉस करके जाती है। इसे नेक्स्ट पॉइंट में है मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इससे आगे है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
जो भी ये सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स को अलग अलग किया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से किया जा सकता है। जो भी हमारा ये सस्पेंशन तैयार हुआ है चौक पाउडर इन वाटर का, अगर इसको फिल्टर पेपर के थ्रू क्रॉस करेंगे तो नीचे हमें फिल्टर होके वाटर फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाएगा और जो भी चौक पाउडर है वो फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू रह जाएगा, यानी कि वाटर और चौक पाउडर को हम अलग कर सकते हैं इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। इसके बाद नेक्स्ट है गाइज अनस्टेबल सॉल्यूशन। सस्पेंशन को सस्पेंशन सॉल्यूशन भी कहा जाता है गाइज। ये जो सस्पेंशन हमारा है ये अनस्टेबल होगा, यानी कि जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। सस्पेंशन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इसकी प्रॉपर्टीज के साथ सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सस्पेंशन के बाद आता है कोलाइडल। कोलाइडल को कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें दिया है इन कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजीनियस बट इन एक्चुअल इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली, और कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन असल में होता ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिगर से समझते हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से इसमें सस्पेंडेड होते हैं। यहाँ पर हमारा सोलवेंट है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और सोल्यूट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे येलो डॉट्स से। आप देख सकते हो इस ब्लू सोलवेंट में जो येलो डॉट्स यानी कि सोल्यूट हैं उनकी क्वांटिटी ऊपर भी उतनी है नीचे भी उतनी ही है, यानी कि यूनिफॉर्मली इसमें ये सस्पेंडेड हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनियस होगा लेकिन असल में होता है वो हेट्रोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आप उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे। एग्जांपल्स में यहाँ पर हमारे पास है मिल्क ब्लड जेल। जो मिल्क दूध होता है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसी तरह से ब्लड जो हमारे शरीर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो भी कोलाइडल होता है। इसी तरह से जो जेल होता है गाइज ये भी एक कोलाइडल है। आपने मिल्क देखा होगा, दिखाई देता है होमोजीनियस लेकिन असल में होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बिल्कुल इसी तरह से ब्लड भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, दिखाई होमोजीनियस देता है लेकिन होता है असल में हेट्रोजीनियस। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जेल पर। कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद यहां पर दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज थी, बिल्कुल उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज यहां पर हमें दी गई हैं। एक एक करके सभी को समझते हैं। इससे सबसे पहले पॉइंट में है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इनका साइज सॉल्यूशन वाले सोल्यूट पार्टिकल से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन वाले सोल्यूट पार्टिकल से छोटा होता है। अगर साइज की बात करें तो ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकता है इन सोल्यूट पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन के। इससे नेक्स्ट वाले में है कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो भी सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता है। नेक्ड आइज आपको मैं कई बार बता चुका हूं। नेक्ड आइज का मतलब होगा विदाउट गैजेट और विदाउट इक्विपमेंट इन सोल्यूट पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट इजीली। कोलाइडल में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं होते कि किसी लाइट को स्कैटर ना कर सकें। जो भी लाइट बीम कोलाइडल सॉल्यूशन से क्रॉस करेगी उसको ये इजीली स्कैटर कर देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है, इससे एक बीम ऑफ लाइट इससे क्रॉस कराई जाती है, तो वो बीम ऑफ लाइट जो भी इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो उसको स्कैटर कर देंगे, यानी कि चारों डायरेक्शन में उसको फैला देंगे। इससे नेक्स्ट है पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन कोलाइडल। जो भी ये बीम का पाथ होगा, लाइट बीम का पाथ होगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल होता है, दिखाई देता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करता है। इससे नेक्स्ट वाले पेज पर हम टिंडल इफेक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अभी ये याद रखो सिर्फ कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। गाइज मिल्क क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मिल्क के कंपोनेंट्स को हम अलग करना चाहें फिल्ट्रेशन से तो नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उसको फिल्ट्रेशन से हम उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इससे स्टेबल सॉल्यूशन।
कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसके सोल्यूट पार्टिकल्स अगर इसको रेस्ट में हम रखा रहने देंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो भी इसके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, वो यूनिफॉर्मली इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन, जिसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और जो कोलाइडल है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसे नेक्स्ट पेज पर समझते हैं गाइज। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? सो टिंडल इफेक्ट में हमें यहां पर दिया है द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, और इसी की वजह से, इसी इफेक्ट की वजह से लाइट पाथ को हम देख पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सोल्यूट पार्टिकल्स लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट के पाथ यानी कि लाइट के रास्ते को देख पाते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। चलो इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक डार्क रूम यानी कि अंधेरा कमरा है, उसकी हम एक विंडो ओपन कर देते हैं। सो इसी तरह की सिचुएशन हमें इस फोटो में दी गई है। यहाँ पर ये डार्क रूम है, इसकी ये विंडो हमने ओपन कर दी है जिससे सनलाइट रूम में एंटर करती है। यहां पर आप देख सकते हो लाइट का जो पाथ है, लाइट का जो रास्ता है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। अब ये लाइट का रास्ता हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स, ये जो डस्ट पार्टिकल हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, और लाइट स्कैटर होने की वजह से हम इसका रास्ता देख पाते हैं। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन होती है गाइस डार्क फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में, जहां पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। वहां पर भी हम सनलाइट का पाथ देख पाते हैं। आप इसमें देख सकते हो ये सनलाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एयर में फोग प्रेजेंट है जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स का काम करती है, जो सनलाइट है उसको स्कैटर करती है, जिसकी वजह से हम इसका रास्ता देख पाते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले को देखो गाइज, ये वाला बीकर है हमारा, इसमें सॉल्यूशन है जिसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सो यहाँ पर ये लेजर लाइट है, इससे एक बीम ऑफ लाइट निकलती है। आप देख सकते हो इसमें बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है, सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है, और इस वाले बीकर में है कोलाइडल सॉल्यूशन। आप देख सकते हो इस लेजर लाइट से जो बीम निकल रही है, इसमें इसका पाथ यानी कि इसका रास्ता हमें दिखाई दे रहा है। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ये पाथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स, इसके सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसीलिए हम इसका पाथ देख पा रहे हैं। सो टिंडल इफेक्ट की ये डेफिनेशन और कुछ डेली एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और जो कोलाइडल हैं वो टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करते हैं। चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कोई मिक्सचर है गाइज, उसके कंपोनेंट्स जो भी सब्सटेंस उसमें है उनको किस तरह से अलग किया जाएगा। इसके कई सारे मेथड्स हैं, एक एक करके सभी मेथड्स को समझते हैं। सो सबसे पहला हमारा मेथड है इवेपोरेशन। इसमें दिया है इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन इवेपोरेट। इवेपोरेशन प्रोसेस में मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, जिन दो कंपोनेंट्स में से एक इवेपोरेट हो जाए यानी कि वाष्प बन के उड़ जाए। सो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर इसका यूज होता है, किस टाइप के मिक्सचर पर यूज होता है। सो यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन। इसमें है वी कैन गेट डाई फ्रॉम इंक बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस से जो इंक है उसमें से डाई अलग की जाती है। इंक मिक्सचर होता है गाइज वाटर और डाई का। वाटर इवेपोरेट हो जाता है और डाई हमें मिल जाती है। सो इस इवेपोरेशन प्रोसेस को यानी कि इंक से डाई हमें कैसे मिलेगी, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं इस फिगर से। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो बर्नर है, इसके ऊपर स्टैंड है, यहाँ पर बीकर है, इसके अंदर पानी है, और ये है चाइना डिश, इसके अंदर है गाइज इंक।
बर्नर को ऑन किया जाएगा जो इस बीकर के वाटर को हीट करेगा। इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वेपर में चेंज होगा हॉट वेपर्स में, जो कि इस चाइना डिश से टकराएंगे तो चाइना डिश का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चाइना डिश के अंदर जो भी इंक प्रेजेंट है इसमें से जो भी वाटर है गर्म होगा तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा। जो भी इस चाइना डिश में इंक यानी कि वाटर और डाई का मिक्सचर है, वाटर इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे और हमें मिल जाएगी गाइज डाई। सो यहाँ पर हमने इवेपोरेशन प्रोसेस से वाटर और डाई के मिक्सचर यानी कि इंक के कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया, हमें डाई प्राप्त होगी इस वाले प्रोसेस से। सो सिंपली इवेपोरेशन प्रोसेस में मिक्सचर के ऐसे दो कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, ऐसे दो सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है जिसमें से कोई एक सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाए यानी कि वाष्प बन के निकल जाए, उड़ जाए। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें दिया है इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट देन द डेंजर पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो भी मिक्सचर होता है उसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है बहुत तेजी के साथ, बहुत फास्ट। बहुत तेजी के साथ घुमाने की वजह से जो डेंजर पार्टिकल्स यानी कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नीचे की ओर बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स यानी कि हल्के वाले पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। सो इस सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, सो इसमें दिया है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सबसे पहला है गाइज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। जो भी पेशेंट होता है उसका ब्लड लिया जाता है गाइज इस तरह की ट्यूब में, इस तरह की ट्यूब में ब्लड ले लिया जाता है। उसके बाद इस टाइप की एक मशीन होती है, उसके अंदर रख के ब्लड को, जो भी ट्यूब के अंदर ब्लड है, मशीन उसको इस तरह से रोटेट करती है गाइज, बहुत तेजी के साथ ये रोटेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड के जो भी कंपोनेंट हैं, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है जो कि येलो कलर का होता है, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बहुत तेजी के साथ इस ट्यूब को इस तरह से रोटेट किया जाता है। तो जो प्लाज्मा ब्लड के अंदर होता है ये लाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो प्लाज्मा जो कि येलो कलर का है ऊपर की ओर आ जाता है और रेड ब्लड सेल्स जो कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में, आप देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे की ओर आ जाते हैं। सो ब्लड या फिर यूरिन को इस तरह से ट्यूब में रख के जोर जोर से घुमाएंगे तो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग हो गए। प्लाज्मा लाइट पार्टिकल्स यानी कि हल्के पार्टिकल्स होते हैं तो ऊपर की ओर आ गए, और रेड ब्लड सेल्स हैवी पार्टिकल्स यानी कि भारी पार्टिकल्स होते हैं तो वो नीचे की तरफ आ गए। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए। बिल्कुल इसी तरह से सेंट्रीफिकेशन का सेकंड यूज दिया है, यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। दूध में से बटर या फिर दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। मिल्क को मिक्सी में डाल के घुमा दिया जाए, मिक्सी को ऑन कर दिया जाए तो मिल्क के जो डेंजर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स यानी कि मिल्क में जो बटर या फिर मिल्क में जो क्रीम होती है वो ऊपर की ओर आ जाती हैं। तो मिल्क से बटर या फिर मिल्क से क्रीम अलग करने के लिए भी सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। इससे नेक्स्ट यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। जो गीले कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में उन्हें डाला जाता है और वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया जाता है, तो जो भी कपड़ों में पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। वॉशिंग मशीन क्या करती है, कपड़ों को घुमाती है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं, पानी उनमें से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करने के लिए, कपड़ों को सुखाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है गाइज। सो सिंपल वर्ड्स में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में मिक्सचर को रोटेट किया जाता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से जो डेंजर पार्टिकल्स यानी कि हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जो लाइट यानी कि हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में दिया है बाय दिस प्रोसेस टू इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। सेपरेटिंग फनल में दो कोई भी ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, इमिसिबल हैं, उनको अलग अलग किया जाता है
वो लेयर्स में बन जाते हैं उनकी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग। सो कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड हैं तो उसको सेपरेटिंग फनल से अलग अलग किया जा सकता है। सेपरेटिंग फनल के यूज यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, सो इसमें दिया है एप्लीकेशंस ऑफ सेपरेटिंग फनल। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल और वाटर ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर हमें दिया गया है तो इसको सेपरेटिंग फनल से अलग अलग किया जा सकता है। किस तरह से किया जाएगा समझो गाइज। यहाँ पर ये है सेपरेटिंग फनल। जो भी ऑयल और वाटर का मिक्सचर होगा उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो इस सेपरेटिंग फनल में ऊपर की ओर आ जाता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे की ओर हो जाता है। ये अलग अलग अपनी लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर लगा होता है गाइज टैप यानी कि नल, इसको ऑन कर दिया जाता है। धीरे धीरे जो भी नीचे का पानी है वो इस सेपरेटिंग फनल की इस पाइप से निकल जाता है। जैसे ही वाटर इसमें से निकलेगा नेक्स्ट लेयर यहाँ पर स्टार्ट होगी ऑयल की। वाटर को एक बकेट में नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है और ऑयल इस सेपरेटिंग फनल में हमें मिल जाता है। सो इस तरह के कोई भी दो लिक्विड हैं उनको सेपरेटिंग फनल से अलग अलग कर लिया जाता है। सेपरेटिंग फनल से हमें दोनों सब्सटेंस अलग अलग मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन का ओर होता है गाइस जो हमें अर्थ से मिलता है। आयरन के ओर में कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, मिट्टी भी होती है। तो आयरन को ओर को मेल्ट किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आयरन नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे की तरफ जाएगा, और जो सॉइल है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर की तरफ उसमें तैरने लगती है मेल्टेड आयरन में। फिर इसी तरह के प्रोसेस से जो नीचे की तरफ आयरन होता है उसको अलग कर लिया जाता है, ऊपर की तरफ जो मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। इस तरह से हमें मिलता है आयरन, इसी प्रोसेस से सेपरेटिंग फनल वाले से। सो सेपरेटिंग फनल में ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जो एक दूसरे में इमिसिबल यानी कि अघुलनशील होते हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट मेथड आता है सब्लिमेशन। इसमें दिया है इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन प्रोसेस में ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है जिसका एक कंपोनेंट सब्लिमेबल हो और एक नॉन सब्लिमेबल हो। अब सब्लिमेबल कंपोनेंट क्या होगा गाइज? ऐसा कंपोनेंट, ऐसा सब्सटेंस जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, उसको कहा जाता है सब्लिमेबल। वो लिक्विड फॉर्म में कभी भी नहीं आता, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में या फिर सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो कोई ऐसा मिक्सचर जिसका एक कंपोनेंट सब्लिमेबल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन सब्लिमेबल है, तो इनको अलग अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन प्रोसेस से। सब्लिमेशन प्रोसेस की एप्लीकेशंस यानी कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, सो इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। इसमें यहाँ पर है सच मिक्सचर्स दैट कंटेन कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, एमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। ऐसे कोई भी मिक्सचर जिसमें कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, एमोनियम क्लोराइड होता है उनको इस प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। किसी भी मिक्सचर में ये कंपोनेंट हैं तो इनको सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। ये जो भी यहाँ पर चार आपको कंपोनेंट दिए गए हैं, सब्सटेंस दिए गए हैं, ये सब्लिमेबल होते हैं यानी कि गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं और सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फॉर्म, बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्ट चेंज होते हैं गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस। ये सब्लिमेशन मेथड वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं फिगर से। सो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है, इसमें यहाँ पर देखो सबसे पहले बर्नर है, बर्नर के ऊपर यहाँ रखी गई है चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल यानी कि फनल को उल्टा करके रख दिया गया है और फनल की जो ये पाइप है इसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया गया है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस चाइना डिश के अंदर लिया गया है इसमें मिक्सचर सॉल्ट और कैम्फर का। कैम्फर यानी कि कपूर और सॉल्ट का मिक्सचर लिया गया है। अब कैम्फर यानी कि कपूर ये सब्लिमेबल होता है, सॉलिड से डायरेक्ट ये चेंज हो जाता है गैस में और गैस से चेंज हो जाता है सॉलिड में, ये सब्लिमेबल कंपोनेंट है। और जो इस मिक्सचर में सॉल्ट है वो नॉन सब्लिमेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इस कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को हीट किया जाएगा, बर्नर को ऑन किया जाएगा,
बर्नर को ऑन करने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको वेपर्स दिखाई देंगे। वेपर्स किसके होंगे? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कौन चेंज होगा? सब्लिमेबल कंपोनेंट। और सब्लिमेबल कंपोनेंट सोल्ट और कैम्फर में क्या है गाइज? कैम्फर। यानी कि जो भी वेपर्स आपको दिखाई देंगे वो कैम्फर के होंगे। हीट करने पर कैम्फर के वेपर्स ऊपर इसमें आएंगे फनल के अंदर। फनल की जो सरफेस है वो कोल्ड है, ठंडी है। कैम्फर के वेपर्स इससे टकराएंगे और सबलाइम हो जाएंगे गैस से। वेपर्स से वो चेंज हो जाएंगे सॉलिड में, और यहाँ पर इसकी जो सरफेस है फनल की, इस पर वो जम जाएंगे। हीट करते रहेंगे जब तक कैम्फर के वेपर्स निकलना बंद नहीं हो जाएंगे। जो भी कैम्फर इस मिक्सचर में प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा चेंज होगा गाइज सॉलिड से गैस में। उसके बाद कोल्ड सरफेस, फनल के इस कोल्ड सरफेस से वो स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा और चेंज हो जाएगा गैस से सॉलिड में, यानी कि वेपर से सॉलिड में। सो यहाँ पर बचेगा सॉल्ट, और जो कैम्फर है इसके सरफेस से हम निकाल लेंगे। सो किसी भी मिक्सचर में कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, एमोनियम क्लोराइड दिया गया है तो उसको हम इस सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। इसमें दिया है इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर डिफरेंशियल मूवमेंट इन अ स्टेशनरी सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राफी मेथड या फिर कहें क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है डिफरेंशियल मूवमेंट सॉल्वेंट के साथ जो उनकी होती है। यानी मिक्सचर के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किसी सॉल्वेंट के साथ डिफरेंशियल मूवमेंट करते हैं। यानी कि जो भी मिक्सचर है उसके कुछ कंपोनेंट्स तो ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ही मूव करेंगे सॉल्वेंट के साथ, कुछ ऐसे होंगे जो और आगे तक मूव करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सॉल्वेंट के साथ बहुत आगे तक मूव करेंगे। सो इसी डिफरेंशियल मूवमेंट सॉल्वेंट के साथ जो होती है मिक्सचर के कंपोनेंट्स की, इसी मेथड को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी, जिससे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया जाता है। इसे फिगर से समझेंगे इजीली हमें समझ आएगा। इसकी सबसे पहले यूजेज या फिर कहें एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सो इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड टू सेपरेट कलर्स ऑफ अ डाई। डाई में गाइज कई सारे कलर्स होते हैं, कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारे कलर्स मिलके डाई बनाते हैं। तो जो भी डाई में अलग अलग कलर्स यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। बिल्कुल इसी तरह से यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। कोई ऐसा पर्सन जो ड्रग्स लेता है तो उसके टेस्टिंग में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए, या फिर कहें ब्लड में ड्रग्स की क्वांटिटी है या नहीं ये चेक करने के लिए। अब ये क्रोमेटोग्राफी मेथड वर्क कैसे करता है इसे समझते हैं। गाइज इस टाइप का एक पेपर होता है जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहा जाता है। इस पे इस तरह से एक लाइन होती है। इस लाइन पर गाइज हम डाई की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ब्लैक डाई है। सो मान लीजिए ये मैंने डाल दी है यहाँ पर ब्लैक डाई की कुछ ड्रॉप्स। इसके बाद हम एक बीकर तैयार करेंगे इस तरह से। इसमें नीचे की तरफ होगा गाइज सॉल्वेंट। जो भी हमारा ये पेपर है जिस पे हमने डाई की ये ड्रॉप्स डाली हैं, इसको हम इसमें हैंग कर देंगे, इसमें टांग देंगे कुछ इस तरह से कि ये सॉल्वेंट को बिल्कुल टच करेगा। जो लास्ट वाला पार्ट है इस पेपर का ये सॉल्वेंट को सिर्फ टच करेगा। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर है। इस पे यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी डाई है। इसे ब्लैक कलर से कर देते हैं गाइज। ये हमारी डाई है जो ब्लैक कलर में है। जैसे ही ये इसको टच करेगा, ये सॉल्वेंट है गाइज, ये पेपर सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और ये जैसे ही डाई के पास पहुंचेगा, डाई इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, डाई इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी हमारा ये सॉल्वेंट है क्रोमेटोग्राफी पेपर इसे एब्जॉर्ब करेगा और ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ इस पेपर में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी डाई के कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट हैं। ब्लैक डाई में कई सारे कलर्स होते हैं गाइज। रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है और येलो भी होता है, कई सारे होते हैं। तो जो भी डाई के कंपोनेंट हैं, डाई में अलग अलग कलर्स हैं, वो इस सॉल्वेंट के साथ अलग अलग मूवमेंट दिखाएंगे। कुछ तो बहुत तेजी के साथ इसमें मूव करेंगे, दूर तक मूव करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत कम दूरी तक मूव करेंगे। सो सपोज कीजिए कि इस डाई में जो ब्लू कलर का कंपोनेंट है वो इस सॉल्वेंट के साथ बहुत कम दूरी तक मूव करेगा। सो ब्लू कलर यहाँ पर आ जाएगा।
और सोलवेंट के साथ जो ग्रीन कलर है वो ब्लू से थोड़ा सा और आगे तक मूव करेगा, तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाएगा। और सोलवेंट के साथ इससे आगे तक रेड कलर मूव करेगा और इससे भी आगे तक येलो मूव करेगा। यानी कि जो भी डाई के अंदर कलर कंपोनेंट्स थे, अलग अलग कलर्स थे, वो सभी कलर्स इस तरह से अलग हो जाएंगे। वो सोलवेंट के साथ अलग अलग मूवमेंट दिखाएंगे। ब्लू कलर सिर्फ क्रोमेटोग्राफी पेपर पर यहाँ तक मूव करेगा सोलवेंट के साथ, ग्रीन कलर यहाँ तक, रेड कलर यहाँ तक और येलो कलर यहाँ तक मूव करेगा। सभी कलर्स इस डाई से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ड्रग्स की टेस्टिंग भी की जाती है क्रोमेटोग्राफी पेपर से। ब्लड की ड्रॉप, जहां पर हमने डाई की ड्रॉप डाली थी, यहां पर ब्लड की ड्रॉप डाली जाती है। ब्लड इसमें कुछ दूरी तक मूव करता है और ड्रग्स ज्यादा दूर तक मूव करता है। अगर ज्यादा दूर तक हमें कोई कंपोनेंट मूव करता हुआ दिखाई देगा तो वो ड्रग्स होता है। सोलवेंट के साथ जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंशियल मूवमेंट दिखाते हैं, जिसकी वजह से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। इसी को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट मेथड आता है डिस्टिलेशन। इसमें दिया है, इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर इस मेथड में 2 मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर अगर दिया गया है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उन दोनों मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। इसकी एप्लीकेशन यानी कि इसके यूज कहाँ पर होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन में दिया है, यूज्ड टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एसीटोन और वाटर को अलग अलग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की। गाइस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, तभी सेपरेट किया जा सकता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जो एसीटोन है इसका अप्रोक्सीमेटली बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, डिफरेंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। इसको कैसे किया जाता है, ये किस तरह से परफॉर्म करता है, इस फिगर, इस डायग्राम से समझते हैं। जो भी मिक्सचर होता है 2 मिसिबल लिक्विड्स का, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उनको इस फ्लास्क के अंदर रखा जाता है। जो आपको ग्रीन कलर में लिक्विड दिख रहा है ये होगा गाइज एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। अब इसके नीचे बर्नर है, इसको ऑन किया जाता है। बर्नर को सेट किया जाता है गाइज 56 डिग्री सेल्सियस पर। जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री पर इसे हीट किया जाता है, इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। 56 डिग्री सेल्सियस पर जो इस मिक्सचर में एसीटोन प्रेजेंट है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और बॉईल होने पर क्या होगा, बॉईल होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, वेपर में चेंज होना। जो इसमें एसीटोन प्रेजेंट है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इस फ्लास्क से ऊपर की ओर इस एडेप्टर, डिस्टिलेशन एडेप्टर में आएगा। इसके थ्रू जो वेपर्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे इस कंडेंसर में। कंडेंसर में जो भी वेपर्स हैं वो ठंडे होंगे क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वाटर है। इसके चारों ओर, इस पतली सी पाइप के चारों ओर कोल्ड वाटर है। वो इस कोल्ड सरफेस से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे इस कोल्ड सरफेस पर और वेपर्स चेंज हो जाएंगे फिर से लिक्विड में। और जो भी कंडेंसर में लिक्विड कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में जो भी ये वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है इसको 56 डिग्री पर हीट किया जाएगा, जिससे एसीटोन, सिर्फ एसीटोन वेपर्स में चेंज होगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का 56 है, तो सिर्फ एसीटोन ही इसमें से वेपर की फॉर्म में चेंज होगा, इस कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में वो वापस से लिक्विड बन जाएगा और इस तरफ फ्लास्क में आ जाएगा। धीरे धीरे करके सारा एसीटोन इस तरफ फ्लास्क में आ जाएगा और इस वाले फ्लास्क में बचेगा सिर्फ वाटर। वाटर यहाँ पर मिलेगा हमें और एसीटोन यहाँ पर। जो भी मिक्सचर था एसीटोन और वाटर का, इसको हमने अलग अलग कर लिया इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से। कोई भी ऐसे 2 मिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से। यहाँ पर एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर यही डिफरेंस कम होगा तो कौन से मेथड से सेपरेट किया जाएगा, ये नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पीछे वाले पेज पर हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स का कोई मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स में
दोनों लिक्विड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया था। अगर वही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होगा तो हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें दिया है इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है अगर उसके कंपोनेंट्स का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी एप्लीकेशंस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं? सो यहाँ पर है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें फर्स्ट है गाइज इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन, आर्गन फ्रॉम एयर। एयर में से ऑक्सीजन, लिक्विड, नाइट्रोजन और आर्गन इन सभी गैसेस को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड में दिया है used to separate crude oil components like पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल, टार एक्सेट्रा। जो क्रूड ऑयल होता है उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। क्रूड ऑयल में कई सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, जेट फ्यूल होता है, टार होता है। इसके अलावा और भी कई सारे सब्सटेंसेज होते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। अब समझ लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये वर्क कैसे करता है। सो जो भी मिक्सचर होगा 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको इस तरह के फ्लास्क में रखा जाएगा और जो भी कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के उसमें सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका होगा उस टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाएगा। ऊपर यहाँ पर है गाइस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है। मान लो इस मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर किसी कंपोनेंट का है 50 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर किसी कंपोनेंट का है 56 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस। तो इस मिक्सचर को 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो वेपर में बनेगा और यहाँ पर एक लगाया गया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब डिफरेंस कम है गाइस बॉइलिंग पॉइंट का, तो जो 55 डिग्री वाला है वो भी वेपर में चेंज होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा वो भी चेंज होने लगेगा। लेकिन हमें तो सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए जो 50 डिग्री सेल्सियस जिसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो दोनों कंपोनेंट इसमें ऊपर आएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बोल्स होती हैं गाइज, ग्लास बोल्स, कांच की छोटी छोटी बोल्स होती हैं इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। जो हमारा 55 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है, सब्सटेंस है, वो उन बॉइल्स से टकराएगा और वापस से कंडेंस हो जाएगा, यानी कि वेपर से वापस लिक्विड बन जाएगा और इसी में आके गिर जाएगा। जो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस वाला कंपोनेंट होगा, सब्सटेंस होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, वो ही इसको क्रॉस करके जा पाएगा। उसके बाद वो इस कंडेंसर में आ जाएगा जहां पर वो वापस से लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा और आ जाएगा इस फ्लास्क में। सो जैसे पीछे वाले पेज पर डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करता है, बिल्कुल इसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वर्क करता है। बस इसमें एक ऐड होता है एक्स्ट्रा, ये वाला फ्रैक्शनल कॉलम कहा जाता है इसे, और इसमें होती हैं ग्लास बोल्स। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कई सारे यूज होते हैं इंडस्ट्री में भी और मेडिकल साइंस में भी। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर में लास्ट मेथड आता है गाइज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं मिक्सचर के किसी एक कंपोनेंट के। सो इसमें दिया है इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मिक्सचर फर्स्ट डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट देन क्रिस्टलाइजेशन वन कंपोनेंट। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कोई इम्प्योर मिक्सचर होता है, उसको सबसे पहले डिसॉल्व किया जाता है किसी एक सॉल्वेंट में और उसके बाद जो इम्प्योर मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसके क्रिस्टलाइजेशन कर लिया जाता है, यानी कि उसके क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं, उसको प्योर कर दिया जाता है। जो भी इम्प्योरिटीज उस मिक्सचर में थी वो हटा दी जाती हैं। इस क्रिस्टलाइजेशन के यूजेस या फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसमें दिया है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो समुद्र से हमें नमक मिलता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यूज्ड इन सेपरेटिंग एलम कॉपर सल्फेट। अगर एलम किसी भी इम्प्योरिटी के साथ मिक्स हो रखी है, कोई मिक्सचर बन चुका है, तो एलम को भी इसी प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है और इसी तरह से कॉपर सल्फेट के भी सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करके। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। जो हमें साल्ट सी से मिलता है उसके साथ हमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि सैंड यानी कि रेत। सॉल्ट और रेत का मिक्सचर होता है
सो जो भी मिक्सचर है उसको वाटर में एक सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो ये हमारा एक ग्लास है, इसके अंदर हमने जो भी सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है उसको ऐड कर दिया और इसे पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, इसमें घोल दिया। उसके बाद इसे रेस्ट में रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए। तो आप देखेंगे जो सैंड है, मिट्टी है, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, जो रेत होगा सॉल्ट में वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और सॉल्ट डिसॉल्व रहेगा वाटर में। उसके बाद यहाँ पर एक थ्रेड लगाया जाएगा, धागा लगाया जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है उसको कम किया जाएगा। टेम्परेचर कम होने से जो भी सॉल्ट होगा उसके क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे इस थ्रेड पर, यानी कि यहाँ पर इस थ्रेड पर हमें प्योर साल्ट मिल जाएगा। सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर था उसमें से हमने सॉल्ट को अलग कर लिया, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बना लिए, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एलम को भी सेपरेट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कॉपर सल्फेट को भी सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर से। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं सॉल्ट के। उस सॉल्ट को उसके बाद ग्राइंड किया जाता है और आपके घर तक, आपके आसपास जो दुकानें हैं वहां तक पहुंचा दिया जाता है पैकेट्स में पैक करके। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के कई सारे मेथड्स पढ़ने के बाद चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और एग्जाम में भी आते हैं। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले फिजिकल चेंज को समझते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसके फर्स्ट पॉइंट में दिया है दिस चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको उलट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फिजिकल चेंज जब होगा तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा गाइज। थर्ड पॉइंट में है देयर इज नो एनर्जी चेंज इन दिस चेंजेस। फिजिकल चेंज होने पर ना तो एनर्जी कंज्यूम होगी, ना तो एनर्जी का यूज किया जाएगा और ना ही एनर्जी इवॉल्व होगी, यानी कि जो भी चेंज हुआ है उसमें से किसी भी तरह की एनर्जी नहीं निकलेगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल से इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। एग्जाम्पल में है मेल्टिंग आइस, बर्फ का पिघलना, ये एक फिजिकल चेंज है। जो आइस मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में जाती है वो टेम्परेरी होता है, लिक्विड को हम दोबारा से आइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी है। आइस पिघलेगी, वाटर बनेगे, वाटर से हम वापस से आइस बना लेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना। आइस किससे बनी है, वाटर से, और जो लिक्विड है वो भी वाटर है, तो कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है। आइस भी वाटर है और जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी वाटर ही है। और जब आइस मेल्ट होती है तो उसमें किसी भी तरह की एनर्जी ना तो कंज्यूम होती है, ना उसमें से एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है। किसी भी तरह की एनर्जी नहीं निकलती है गाइज। सो ये थे हमारे पॉइंट्स फिजिकल चेंज को एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पर समझ लिया। अब केमिकल चेंज को समझते हैं गाइज। केमिकल चेंज के फर्स्ट पॉइंट में दिया है दीज चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इनको उलट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आइस का वाटर बनेगा तो वाटर से आइस हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट में है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। केमिकल चेंज होने में नया प्रोडक्ट बनेगा गाइज कोई ना कोई। इसके बाद इसके थर्ड पॉइंट में है एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन दिस चेंजेस। केमिकल चेंज जब होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किसी भी तरह की एनर्जी, वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। किसी भी तरह की एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी। या तो एनर्जी का यूज करेगा केमिकल चेंज होने में या फिर एनर्जी उसमें से निकलेगी। इसके एग्जाम्पल में दिया है वुड बर्निंग, लकड़ी को जलाना, ये एक केमिकल चेंज है। अब इसे समझते हैं, तीनों पॉइंट्स को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो गाइज, लकड़ी को जलाया जाता है, लकड़ी को जलाने पर क्या मिलता है, कोल यानी कि कोयला। वो एक परमानेंट होता है। क्या उस कोल से दोबारा से लकड़ी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वापस कोल से हम लकड़ी यानी कि वुड नहीं बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या था, नया प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास पहले वुड थी, जब उसको बर्न कर दिया गया, जब उसको जला दिया गया तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिला जो कि कोल है गाइज। और थर्ड पॉइंट में क्या था कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी उसमें से एवॉल्व होगी। एक पॉइंट होगा कोई ना कोई। जब वुड को बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, यानी कि एनर्जी
इवॉल्व होती है इस वाली कंडीशन में वुड को बर्न करने के लिए। दो चीजें होंगी, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी इवॉल्व होगी। सो ये थे गाइस केमिकल चेंजेस। यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज को टेबल की फॉर्म में बनाया गया है ताकि आप इन दोनों के डिफरेंस को भी साथ साथ में समझ सकें। सो फिजिकल और केमिकल चेंजेस वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। इससे नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर का, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो फाइनली गाइस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। जो भी प्योर सब्सटेंसेस के टाइप हैं इनको समझेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये तो हम चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ चुके हैं इन दोनों डेफिनेशंस को। सो इसके टाइप्स के बारे में दिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के टोटल दो टाइप होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स और सेकंड कंपाउंड। एक एक करके इनको समझते हैं। पहले देखते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को गाइज आगे फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। अगर बात करें एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तो ये हो जाएगी गाइज, एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट प्योर सब्सटेंसेज इन विच ऑल एटम्स आर सेम। एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट होता है प्योर सब्सटेंसेज का जिसमें सभी के सभी एटम्स सेम होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर है गाइज एग्जाम्पल में गोल्ड जो कि एक एलिमेंट है। एलिमेंट ये क्यों है? क्योंकि इसमें सभी के सभी एटम गोल्ड के ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से सिल्वर में सभी एटम सिल्वर के ही होंगे और इसी तरह से ऑक्सीजन, इसमें भी सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। गोल्ड में गोल्ड के एटम्स होंगे, सिल्वर में सिल्वर के एटम्स होंगे और ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। सो ये एलिमेंट्स हैं और ये प्योर सब्सटेंसेस भी हैं। हमने एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया था। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद समझेंगे कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट्स के तीनों टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं मेटल्स को। मेटल्स में सबसे पहला पॉइंट दिया है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, यानी कि जो भी मेटल्स हैं वो शाइनी या फिर कह सकते हैं चमकीले होते हैं। सेकंड पॉइंट में है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया है डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर के वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। सो कॉपर और एल्यूमिनियम क्या हुए? मेटल्स हुए, डक्टाइल हुए, क्योंकि इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम को वायर्स में ढाला जा सकता है, वायर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में है गाइज मैलिएबल। मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी कि इनको पीट के इनको चेंज किया जा सकता है। थिन शीट्स में पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा कई सारे मेटल्स की पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, लाइक आयरन की पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं जिसका यूज़ कई जगह पर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है गाइज सोनोरस। मेटल सोनोरस होते हैं, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब किसी भी सरफेस से ये टकराते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से इनको स्ट्राइक किया जाएगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने अपने स्कूल में बेल देखी होगी। बेल किस चीज़ की बनी होती है? मेटल की। जब उस पर स्ट्राइक किया जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इससे आगे है यहाँ पर एग्जाम्पल होंगे मेटल्स के गाइज गोल्ड, आयरन। गोल्ड, आयरन के अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मेटल्स के जिनमें ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइज नॉन मेटल्स की। इसके फर्स्ट पॉइंट में दिया है नॉन लस्टर्स, यानी कि ये चमकते नहीं हैं, चमकीले नहीं होते हैं, नॉट शाइनी नहीं होते हैं। जो भी इनका सरफेस है वो चमकता नहीं है। सेकंड में है दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट में है नॉन डक्टाइल। जो भी नॉन मेटल्स हैं ये नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनके वायर्स नहीं बनाए जा सकते हैं। इससे अगले पॉइंट में है नॉन मैलिएबल। ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स को पीट के थिन शीट्स यानी कि पतली शीट्स में चेंज नहीं किया जा सकता है। इससे आगे है नॉन सोनोरस। किसी ऑब्जेक्ट से जो भी नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से नॉन मेटल पर स्ट्राइक करेंगे तो वो किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे गाइज कोल, यानी कि कोयला, ऑक्सीजन जो गैस होती है, एयर में एक गैस प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, जिसे हम अपने इनहेल करते हैं हमारी बॉडी के लिए।
ये भी नॉन मेटल होती है। सो इस तरह के और भी कई सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनकी ये सभी प्रॉपर्टीज होंगी। आते हैं गाइज मेटलॉइड्स पर। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सो इसमें है मेटलॉइड्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी मेटलॉइड्स होते हैं उसमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। यानी कि मेटलॉइड्स में कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। ना तो हम उनको मेटल्स में रख सकते हैं ना उनको नॉन मेटल्स में रखा जा सकता है। एक दो प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं और एक दो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में दिया है मेटलॉइड्स कौन कौन से होंगे। सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी। ये कुछ और मेटलॉइड्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सो यहाँ पर मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल्स, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स। प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स में हमने यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस का दूसरा टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन में हमें दिया है टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो, केमिकली इकट्ठे हों किसी डेफिनेट रेशियो में और एक नए सब्सटेंस को बनाएं, नए सब्सटेंस का निर्माण करें, फॉर्म करें, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। अब आप इसे किसी भी तरह से मिक्सचर मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं दो या दो से ज़्यादा वो डेफिनेट रेशो में होते हैं। और मिक्सचर में क्या होता है गाइज, कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस इम्प्रॉपर रेशो में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और मिक्सचर में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन कंपाउंड में कोई नया सब्सटेंस बनता है। सो कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस है कि कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट रेशो में एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और वहीं मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस डेफिनेट रेशो में नहीं होते हैं और ना ही वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बनाया जाता है। सो कंपाउंड और मिक्सचर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड में डेफिनेट रेशो और एक नया सब्सटेंस बनता है, तभी हम इसे कंपाउंड कहेंगे। इसके पॉइंट में यहाँ पर दिया है सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कोई मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जो भी हमने सेपरेशन के मेथड्स पीछे पढ़े हैं उन सभी मेथड से सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारा कंपाउंड होगा उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। सेपरेटिंग फनल, इवेपोरेशन, जो भी मेथड्स थे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के, उनको फिजिकल मेथड्स ही कहा जाता है। सो जो भी फिजिकल मेथड्स हैं उनसे कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट है कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट। जिन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी जिन दो या दो से वो मिलके बना है उनसे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों एक प्रॉपर रेशियो में, एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होती हैं केमिकली और वाटर यानी कि पानी का निर्माण करती हैं, पानी बनाती हैं। देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक गैस है, ये भी एक गैस है, और बनाती हैं ये लिक्विड एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होके। ये कुछ इस तरह से होता है गाइज, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों इकट्ठी होती हैं और हमें मिलता है H2O यानी कि H2। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन दोनों इकट्ठी होंगी एक प्रॉपर रेशो में, डेफिनेट रेशो में, और यहाँ पर मिलेगा हमें H2O जो कि फॉर्मूला होता है वाटर का। सो यहाँ पर हमारी हो गई ये कंपाउंड की डेफिनेशन, इसके कुछ पॉइंट्स और एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया है। सो इस कंपाउंड वाले कॉन्सेप्ट के साथ साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करो, और जो भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास 9th की एजुकेशनल वीडियोज इसी तरह से इस चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर की जो सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 वाली वीडियो है, उसको भी जरूर देख लेना, क्योंकि पार्ट 2 वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं, बुक वाले क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा गाइज। सो पार्ट 2 का लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।